वेलकम बैक टू अर्थकार्ड। आज हमें ज्वाइन किया है माजिद निजामी ने, जिनकी हम बहुत सी रिपोर्ट्स कोट करते हैं, जिनकी बड़ी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स होती है वो हम हर वक्त शेयर कर रहे होते हैं। माजिद मेरे फॉर्मर कोलीग और बेनजीर के करंट कोलीग और हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, और इनके क्योंकि इलेक्शन सेल्स में भी काम करते रहे हैं और ये वैसे भी जंग के लिए भी लिखते हैं, तो इन्होंने जो जिनके बारे में आजकल बहुत ज्यादा बात हो रही है, इलेक्टेबल्स, एंड कुछ लोगों ने लोटा कहते हैं, कुछ लोगों ने इलेक्टेबल्स कहते हैं, तो वो उनके बारे में जो बहुत ज्यादा बात हो रही है, उनको माजिद ने उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज को और उनके पॉलिटिकल कैरियर्स को बहुत स्टडी किया हुआ है। आज हम ये बात माजिद से डिस्कस करेंगे कि ये लोग जो है, जिसके ऊपर इस वक्त सारी गेम जो है वो इनके इर्द गिर्द घूम रही है कि ये जो पीटीआई के इस वक्त नाराज अरकान हैं, ये हैं कौन, इनके क्या बैकग्राउंड्स हैं, क्या ये ट्रेडिशनली पार्टीज चेंज करते रहे हैं या नहीं करते थे, या इस दफा ही मजबूरन कर रहे हैं, या ये वाकई लुटे हैं। और आगे जाके हम ये भी बात करेंगे कि जो डिस्कशन हो रही है कि लाइफ टाइम बैन लग जाना चाहिए ऐसे लोगों पे जो पार्टीज को फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, जो पार्टीज चेंज करते हैं, तो क्या ये वाकई कोई हल है, इस तरह का चीज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो किसी डेमोक्रेसी में या नहीं। तो वेलकम टू द शो माजिद। तो बेनजीर, आप माजिद से पहले क्या वो पूछना चाह रहे थे? माजिद, अगर आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये जो नाराज अरकान है जिनके अभी तक नाम आए हैं, कोई 10 या 12 अरकान हैं, इनकी प्रोफाइल क्या है, इनकी इनकी माजी में इन्होंने कितनी सियासी जमातें तब्दील की, और ये कौन से ज्यादातर जो है वो कौन से सूबे से ताल्लुक रखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। आज हम तहरीक इंसाफ का वो मंजरनामा डिस्कस करेंगे जो इलेक्शन 2018 के पहले और उसके बाद सामने आया, और इलेक्शन 2018 के लिए बहुत ज्यादा इलेक्टेबल्स ने इस जमात का रुख किया, और उनके ख्याल में उन्होंने ये सोचा कि चूंकि एक नई जमात है और ये एक थर्ड ऑप्शन के तौर पे सामने आ रही है, और इसके साथ साथ उन्होंने अवाम की राय, इस्टेब्लिशमेंट की राय को देखते हुए ये फैसला किया कि उन्हें इस जमात में जाना चाहिए। लेकिन उनकी जो सियासी वफादारियां हैं वो दूसरी जमातों के साथ भी रही थी, इसलिए उस वक्त भी ये जेर बहस था कि क्या इन लोगों को लेना चाहिए, क्या ये लोग इस जमात में ज्यादा देर रुक पाएंगे या नहीं। और इसी बहस का खुलासा अब इस तरह से हो रहा है कि लोग जाना शुरू हो गए हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर भी इलेक्टेबल्स आपको नजर आएंगे। सिंध हाउस में मौजूद तहरीक इंसाफ के जो एमएनएज हैं उनमें आपको इलेक्टेबल्स नजर आएंगे। ये वो लोग हैं जो इलेक्शन से पहले सियासी सूरत-ए-हाल को देखते हुए एक फैसला करते हैं और पार्टी बदल लेते हैं। इस हवाले से अगर 2018 की बात करें तो तकरीबन 60% ऐसे लोग हैं जिन्हें पीटीआई ने टिकट्स दी, जो दूसरी जमातों से तहरीक इंसाफ में आए थे और 2018 में ही आए थे, या मैक्सिमम 2017 में आए थे। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि 2013 में पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़ने वाले तकरीबन 40 लोगों की टिकटें कैंसिल की गई, जिन्होंने 30,000 से ज्यादा वोट लिए थे। यानी कि तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे ये कैलकुलेशन की कि नजरियाती लोगों को टिकट देके हमें 2013 में कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसलिए हमें एक अमली अप्रोच अपनानी चाहिए, प्रैक्टिकली हमें देखना चाहिए कि कौन हमारे लिए फायदेमंद है। और अभी वही जो इलेक्टेबल्स हैं वही तहरीक इंसाफ में एक दरार की सूरत में सामने आ रहे हैं। खसूसन सिंध हाउस में जो मौजूद इलेक्टेबल्स हैं, इनका मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का बैकग्राउंड है, और अपनी सियासी तारीख की वजह से ये दोबारा इन जमातों के अंदर बआसानी एडजस्ट हो सकते हैं। और इनके हलकों में तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनान के टिकट्स को कैंसिल भी किया था ताकि इनको एडजस्ट किया जा सके। लेकिन 3-3.5 साल के अंदर जैसे ही उन्होंने देखा कि हुकूमत डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो वो अपना एक नया मुस्तकबिल चुनने जा रहे हैं। अच्छा, अभी इस वक्त माजिद, वैसे तो हमारे वजीर आला पंजाब भी पीटीआई में कोई 2 महीने पहले इलेक्शन से शामिल हुए थे और उनको वजीर आला पंजाब बना दिया गया, लेकिन अभी इस वक्त मौजूदा हालात में कितने इलेक्टेबल्स होंगे इस हुकूमत में, कितने, और मैं सिर्फ एमएनएज की बात कर रही हूँ, मरकज की बात कर रही हूँ, कितने एमएनएज होंगे और उसमें से कितने वफाकी वजीर होंगे? इस टाइम तकरीबन 50 से जायद लोग हैं, 51-52 का नंबर है जो प्योर इलेक्टेबल्स हैं, जिनका तहरीक इंसाफ, एमएनएज जिनका तहरीक इंसाफ से कोई नजरियाती ताल्लुक नहीं है। और हैरानकुन बात यह है कि उनमें से 10 के करीब वजीर भी हैं जो कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज की वजह से तहरीक इंसाफ में आए और अपने असर और रसूख की वजह से उन्हें वजीर बनाया गया। फखर इमाम साहब हैं, उसमें परवेज खटक हैं, उसमें महबूब सुल्तान हैं, इस तरह के काफी नाम हैं। मखदूम खुसरो बख्तियार हैं, उन्हें अब तंजीमी ओहदा भी दिया गया है। तो ये वो सारे लोग हैं जिनका नंबर 50+ है,
और यही वो एक मेजर ग्रुप है जिसके बारे में खदशा है कि ये जब स्लिप कर जाएंगे तो तहरीक इंसाफ फिर वापस अपने उसी मुकाम पे आ जाएगी जहां पे वो आज से 5 या 7 साल पहले थी। ठीक ठीक। अच्छा, ये एक आपने पहले भी इस पे एक आर्टिकल लिखा था, एक न्यूज रिपोर्ट, जिसमें आपने कहा था कि ज्यादातर जो ये इलेक्टेबल्स होते हैं ये साउथ पंजाब से होते हैं, और साउथ पंजाब में जो एमएनएज होते हैं और एमपीएस भी होते हैं वो देख रहे होते हैं कि अगला इक़्तिदार में पार्टी कौन सी आएगी, फिर उसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो ये साउथ पंजाब में ऐसी क्या खास बात है, उसमें पानी में कुछ है कि वहाँ पे सारे जो है वो पार्टियां जो है तब्दील करना शुरू कर देते हैं? बुनियादी तौर पे वहां पे नजरियाती सियासत पहले दिन से परवान नहीं चढ़ सकी। वहां पे असर रसूख वाले जागीरदार सियासतदान बिजनेसमैन मौजूद हैं जो हवा का रुख देख के फैसला करते हैं, और वो अपनी निजी महफिलों में बड़े फख्र से ये कहते हैं कि हम अपोजिशन में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम फिर जैसे जैसे तब्दीली आती है हम उसके साथ साथ चलते हैं। पिछले 2-3 इलेक्शंस का अगर जायजा लें तो 2002 में 20 से जायद एमएनएज मुस्लिम लीग काफ के थे, उनके साथ पैट्रियाट के 6 लोग थे जो जनूबी पंजाब से आए। तो इस तरह जनूबी पंजाब की जो मेजोरिटी है वो प्रेजेंट जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उसके साथ चली गई। 2008 में यही नंबर सारा का सारा पीपल्स पार्टी में शिफ्ट हो गया, और यहां से फिर 20+ लोग पीपल्स पार्टी और 11 काफ लीग। तो ये 31 का जो एक नंबर है ये 2008 की जो गवर्नमेंट थी उसके साथ चला गया। 2013 में एक दफा इन्होंने फिर फैसला किया और ये सभी इलेक्टेबल्स पीएमएलएन की तरफ चले गए, और यहां से 35 का नंबर जो बहुत बड़ा नंबर है, ये सब लोग पीपल्स पार्टी से निकल के और काफ लीग से निकल के मुस्लिम लीग नून की टिकटों पे आ गए। अब यही वो नंबर था जो 2018 में जनूबी पंजाब सूबा महासभा के सामने आया, और उन्होंने पंजाब के अंदर मिनिस्ट्रीज भी ली, एक सीएम भी उनका बन गया, फेडरल गवर्नमेंट में भी उनको हिस्सा मिला, और इस तरह से उन्होंने अपनी प्लानिंग की है। अब यही जो जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स हैं, इन्हीं के बारे में यह खदशा है कि आइंदा इलेक्शन से पहले ये हवा का रुख देख के तो नई जो पार्टी है वो पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, वो पीएमएलएन भी हो सकती है, जिसकी तरफ भी हवा का रुख होगा ये उस तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। और इनके लिए शिफ्ट करना इसलिए आसान होता है कि ये मुखालफतें मोल नहीं लेते, ये आपको टीवी पे धड़ाधड़ तुंदो तेज बयान देते नजर नहीं आएंगे, ये आपको गालम गलोच की सियासत करते हुए नजर नहीं आएंगे। ये ड्राइंग रूम के पॉलिटिशियंस हैं जिनकी सबसे साहब सलामत है, जिनकी शादियों में सब लोग मौजूद होते हैं, जो खुशी गमी में एक दूसरे से साथ निभाते हैं। इसलिए इनका पार्टी ज्वाइन करना या उससे चले जाना इनके लिए कोई बड़ा मायने नहीं रखता। एक तरह से ये वो सेंट्रिस्ट है जो हर जगह फिट जाते हैं। अच्छा, ये जो इलेक्टेबल्स है, क्या ये कहना गलत होगा कि इनके बगैर कोई सियासी जमात जो है वो हुकूमत नहीं बना सकती? मौजूदा सूरत हाल में तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये इनकी मजबूरी बन चुके हैं। इससे निकलने के लिए 2-3 जो तजावीज हो सकती हैं वो ये है कि एक तो ग्रास रूट लेवल पर पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाए, उनकी तंजीम साजी हो, ग्राउंड लेवल पे उनके कारकुनान हो जिन्हें एडजस्ट किया जाए, किसी बड़े नाम के आने पे नजरियाती कारकुन को नजरअंदाज ना किया जाए। इस तरह से अगर 2-3 इकदाम किए जाएं। अब मसला ये है कि चूंकि ये इकदाम बड़े लॉन्ग प्रोसेस के हैं, बड़े आराम से और बड़ा तवज्जो तलब काम है, तो इसलिए सियासी जमातें ये काम नहीं करती। वो एक आसान ऑप्शन लेती हैं, वो एक ऐसा उम्मीदवार अपने साथ मिला लेती हैं कि जिसके पास 40-50 हजार वोट है, जिसका असर रसूख है, जिसका यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर मुनज़्ज़म काम है, वो उसी से डील करके उसे अपने साथ मिला लेते हैं। इस जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसमें वो नहीं जाना पसंद करते। शॉर्टकट। अच्छा, मैं जरा 2018 में एक सेकंड, मैं जरा 2018 पे लाइफ टाइम बैन एक अब ये जो बात हो रही है कि जो फ्लोर क्रॉसिंग है उसके ऊपर लाइफ टाइम बैन लग जाए, या उसके ऊपर आप इस तरह के जो करने वाले हैं उनके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगा दें, तो ये बाद में तो फिर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगा ये जो हमारे इलेक्टेबल्स है। मेरे ख्याल में ये नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि हर सियासी जमात के अंदर इलेक्टेबल्स की एक काबिल जिक्र तादाद मौजूद है जो काबिल असर भी हैं। इसलिए ऐसा कोई कानून लाना खासा मुश्किल होगा, और अगर ये कानून आएगा भी तो अगली गवर्नमेंट के आते ही उसकी वापसी के इम्कानात ज्यादा हैं, क्योंकि सब सियासी जमातों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ना सियासी जमातों की लीडरशिप ये चाहती है कि ऐसे लोगों के ऊपर कोई मुश्किल आए। अच्छा, मैं जरा 2018 पे वापस जाना चाह रही थी कि ये जो जहांगीर तरीन साहब हैं, जब पीटीआई ने हुकूमत बनाई
पंजाब में भी और मरकज में भी। तो जहांगीर तरीन साहब का क्या रोल था ये जो इलेक्टेबल्स है इनका जमीर जगाने में? जी, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। अभी तो हमें ये सुनने को मिलता है कि जहांगीर तरीन ने पार्टी के लिए सब कुछ किया, और जो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें जहांगीर तरीन साहब से मोहब्बत है। लेकिन इसकी और भी वजूहात हैं। वो वजूहात ये हैं कि तकरीबन 23 से 24 आजाद एमपीएस को शामिल किया गया पंजाब में, और उनमें से 11 से 13 लोगों को पहले ही मरहले में वजारतें और एडवाइजरशिप दी गई, और उसके बाद जो बाकी बच गए उन्हें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के तौर पे एडजस्ट किया गया। सो वो जो नंबर 1 चाहिए था पंजाब गवर्नमेंट बनाने के लिए 25 का, वो जहांगीर तरीन साहब ने इस तरह से पूरा किया कि उन्हें सूबाई वजारतें दी गई, और उसके साथ साथ उन्हें बाकी जो फंड्स हैं उसके अंदर हिस्सा दिया गया। जहां तक फेडरल की बात है, तो फेडरल में जो आजाद अरकान पंजाब से जीते थे उन्हें जहांगीर तरीन साहब के जरिए पार्टी में शामिल करवाया गया, और उन्हें ये यकीन दहानी करवाई गई कि आपके हल्के के तरक्याती फंड्स के हवाले से हम आपको भरपूर मौका देंगे। और दूसरा ये है कि फखर इमाम साहब को और इनके साथ शब्बीर मोहसिन कुरैशी साहब को वजारतें भी दी गई। सो इस तरह से जहांगीर तरीन ग्रुप के जो लोग हैं उनकी बैकग्राउंड में ये भी एक चीज मौजूद है कि उन्हें प्रॉपर एडजस्ट किया गया। लेकिन जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत मजबूत हो गई और उसमें दूसरे ग्रुप सामने आना शुरू हो गए, तो फिर इस ग्रुप को आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन किया गया, जिससे उनकी शिकायत सामने आई। अच्छा, मैं थोड़ा सा बात करना चाह रही थी फ्लोर क्रॉसिंग के बारे में, क्योंकि आज तो बड़ी डिबेट हो रही है कि पार्टी स्विच नहीं करनी चाहिए, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करनी चाहिए, सियासी अपनी वफादारियां तब्दील नहीं करनी चाहिए। और पीटीआई में खास तौर पे ये बात हो रही है कि ऐसे लोगों को सिस्टम से ही निकाल देना चाहिए, इन पे ऐसा बैन लगना चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए कि इलेक्शन ही ना लड़ सके। अच्छा, ये जो बहस है ये पूरी दुनिया में हो रही है, बहुत से ममालिक में होती है। जब आप फ्लोर क्रॉस करते हैं तो आपको इल्जाम लगता है कि आप एक अपॉर्चुनिस्ट हैं, आप अनडेमोक्रेटिक एक चीज कर रहे हैं, आप एक गद्दार हैं। ये बहुत सी ममालिक में होता है। अच्छा, कुछ ममालिक में बहुत सख्त कवानीन भी हैं इसके खिलाफ कि आप अगर डिफेक्शन करें तो आपके ऊपर बड़ा सख्त किस्म की सजा आपको मिल सकती है। लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि ये जो इस तरह के कवानीन है वो उन ममालिक में है जहाँ पे जमहूरियत इतनी मजबूत नहीं है, जहाँ पे एक डर है, एक खौफ है कि ये जो पार्टियां तब्दील कर रहे हैं ये किसी प्रिंसिपल पोजीशन की वजह से नहीं करे, ये या तो पैसे लेके या किसी के दबाव में करें। लेकिन जो दूसरी तरफ जो है ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, जो ये इलेक्टेबल्स हैं या जिनको आप कहते हैं पार्टी स्विचर्स, ये जो दलाइल देते हैं वो बड़े दिलचस्प है। वो कहते हैं कि देखिए, हमें हक होना चाहिए, हम एक इंडिविजुअल है एक पार्टी के अंदर, हमें हक होना चाहिए कि हम अगर एक किसी इशू पे पार्टी के खिलाफ जाना चाहें जो हमारे ज़मीर इजाजत नहीं देता, तो हमें हक होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल राइट्स ज्यादा जरूरी होते हैं बजाय इसके कि पार्टी राइट्स हो। क्योंकि एक सियासी जमात एक कल्ट नहीं होनी चाहिए, कोई आमरीत नहीं होनी चाहिए, हमें हक होना चाहिए हम अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ इशूज पे वोट कर सकें। अच्छा, दूसरा वो जो एक रीजनिंग देते हैं, वजह देते हैं, वो देते हैं कि देखिए, हमारी सबसे पहले जो वफादारी है वो हमारी वोटर्स के साथ है, हमारी पार्टी बाद में आती है। तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि जो भी सियासी जमात इक़्तिदार में हो, उस वक्त पावर में हो, हुकूमत में हो, हम कोशिश करें कि हम भी उनके साथ हुकूमत में हो, ताकि हम वो सारी चीजें अपने हल्के के लिए, अपने वोटर्स के लिए कर सकें जो हम अगर हम बाहर बैठे होंगे हम नहीं कर सकेंगे। तो ये कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट्स हैं। एक तीसरी चीज जो दी जाती है वो ये है कि देखिए, हम पार्टियां बदलते हैं ना, हम एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक डेमोक्रेटिक चीज है, इसलिए क्योंकि इससे ये साबित होता है कि सियासी जमातें जो हैं वो इस निज़ाम का एक बहुत अहम हिस्सा है। वरना तो हम इंडिपेंडेंट भी बैठ सकते थे, इलेक्शन लड़के हम इंडिपेंडेंट लड़ लेते, लेकिन हम सियासी जमात का हिस्सा भी बनना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हम इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। मेरी यहाँ पे जाती राय ये है कि अगर आपने पार्टी स्विच करनी है या फ्लोर क्रॉस करना है, मैं इस पे नहीं बात करी कि अगर आप पैसे लेके करें या दबाव में करें, वो तो एक अलग बहस है, लेकिन अगर आप स्विच कर रहे हैं तो वो किन बुनियादों पे कर रहे हैं ये वाजे करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। जैसे हमने ब्रेक्जिट में देखा, यूके में जब ब्रेक्जिट हो रहा था तो बहुत से जो एमपीज थे उन्होंने फ्लोर क्रॉस किया, क्योंकि उन्होंने कहा हम नहीं इस पे वोट देना चाहते, ये हमारे कॉन्शियस के खिलाफ है, ये एक एंटी इमिग्रेशन किस्म की पॉलिसी है, हम इस पे पार्टी को साथ नहीं देंगे। और बहुत से एमपीज ने कंजर्वेटिव पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी की ऑपोजिशन पे जाके वो बैठे।
तो मेरा तो जाती राय ये है कि ये बेसिस होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम हमारे मुल्क में ये है कि हमारे मुल्क में सियासत जो है वो इश्यूज पे, प्रिंसिपल्स पे, नजरिए पे नहीं होती, वो बेसिस होती है हर सियासी जमात में जो सियासतदान होते हैं वो यूजुअली होते हैं कि नवाज शरीफ साहब के फॉलोअर्स हैं तो भुट्टो साहब के फॉलोअर्स हैं तो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, प्रिंसिपल और इश्यूज हमारे मुल्क में डिस्कस नहीं होते। मेरे ख्याल है वैसे लोगों को ज्यादा दिल नहीं हारना चाहिए। अगर आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो इनिशियली डेमोक्रेट्स को फंड्स देते थे, वो उनके कंट्रीब्यूटर थे, और वो हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, और फिर वो रिपब्लिकन्स की तरफ से सदर भी बन गए। ठीक है, तो लोटे जो होते हैं वो हर जगह दुनिया में पाए जाते हैं। मेरा ख्याल है एक वो पॉलिटिकल नेसेसिटी भी है, वो जो भी करते हैं वो अगली होगा, लेकिन वो मेरा ख्याल है पॉलिटिकली नेसेसरी है। ये एक रियलिटी है कि उनकी जरूरत हमारे सिस्टम को फिलहाल तो है। जैसे कि माजिद ने कहा, जब तक पार्टीज अपने ग्रास रूट लेवल पे अपने वर्कर्स को टिकट्स नहीं देंगी, उनको इतना स्ट्रांग नहीं करेंगी कि वो एक्चुअली कंटेस्ट कर सकें, तो फिर तो इलेक्टेबल्स ही होंगे और वो यही करते रहेंगे। तो इसमें पार्टीज का ज्यादा कसूर है, इलेक्टेबल्स का कम कसूर है। वो तो अपना मतलब देख के चले जाएंगे। पार्टीज का ज्यादा कसूर है जब वो अपने वर्कर्स को नहीं देते टिकट्स और उनको इस काबिल नहीं समझते कि वो ये इलेक्शन जीत जाए। तो फिर आप नहीं काबिल उसके समझेंगे तो फिर अवाम क्यों इस काबिल समझेगी कि उनको वोट मिले। अगर आपको हमारी पसंद आई है एपिसोड तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर दें, नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।